मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सिलेबस विद रोहित। आज हम एक ऐसे युग की बात करने वाले हैं जिसे भारत के इतिहास का सोने की चिड़िया कहा जाता है, गुप्ता साम्राज्य। इस युग को अक्सर भारत के सबसे समृद्ध और विकसित युगों में से एक माना जाता है। आज हम ये समझेंगे कि क्यों गुप्ता काल को गोल्डन एज कहा गया और इस युग ने हमारे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर कितना गहरा प्रभाव डाला। सोचिए, आज के समय में हम जिस भारत को जानते हैं, इसका इतना रिच कल्चरल हेरिटेज, लिटरेचर, कला और गवर्नेंस का मॉडल, उसकी जड़ हम गुप्ता साम्राज्य के युग में पाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सब कैसे शुरू हुआ? क्या वजह थी कि गुप्ता युग ने भारत को एक नए ऊंचाई पर पहुंचाया? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, गुप्ता साम्राज्य ने क्या अलग किया जो उन्हें इतना याद रखा गया? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं। इस सफर में हम समझेंगे गुप्ता साम्राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक समृद्धि के पहलुओं को। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज भी हमारे देश के कई एस्पेक्ट इसी समय से इंस्पायर होते हैं। गुप्ता युग का राजनीतिक शांति और आर्थिक समृद्धि का एक ऐसा समय था जहां कलाएं फली फूली थी, विज्ञान और ज्ञान को नए आयाम मिले थे और भारत का नाम दुनिया भर में अपनी संस्कृति और कला के लिए मशहूर हुआ था। क्या आपको पता है कि कालिदास, जो भारत के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, उनका युग भी गुप्ता साम्राज्य का ही था? या फिर आर्यभट्ट, जिन्होंने गणित और ज्योतिष विज्ञान में अपनी अमूल्य देन दी, वो भी इसी समय के थे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे गुप्ता साम्राज्य ने अपनी राजनीतिक चतुराई से एक विशाल साम्राज्य बनाया, अपने आर्थिक नीति से व्यापार और खेती को बढ़ावा दिया, और कैसे उनके शासन में भारत ने कला, विज्ञान और लिटरेचर में विश्व को प्रभावित किया। और दोस्तों, अगर आपके मन में कभी कोई भी प्रश्न आए या आपको लगता है कि कुछ और जानना है, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं एक नए सफ़र को, एक ऐसे सफ़र को जो हमें समझाएगा कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध था और हमने कैसे एक युग से अपने आज के भारत को देखा। क्या आप तैयार हैं गुप्ता साम्राज्य के इस गोल्डन एज में घुसने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। एक समय ऐसा था जब भारत के छोटे छोटे राज्य अपने आप को संभालने में लगे हुए थे। तब चंद्रगुप्त एक ने आगे आके एक नया साम्राज्य बनाया जिसे हम आज गुप्ता साम्राज्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त एक की कहानी से शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त एक ने अपने वैवाहिक संबंध यानी मैरिज अलायंसेस का इस्तेमाल करके अपने एम्पायर का विस्तार किया। बिहार के लिच्छवी खानदान से उनकी शादी ने उन्हें और भी ज़्यादा शक्ति दी और ये एक समझदारी भरा कदम था जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में मददगार साबित हुआ। इन शादियों के जरिए उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मनों को अपना मित्र बनाया और अपने एम्पायर की जड़ को मजबूत किया। फिर आते हैं उनके बेटे समुद्रगुप्त, जो गुप्ता साम्राज्य के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण राजा बने। समुद्रगुप्त के राजनीतिक युद्धों को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया और दक्षिण भारत तक अपनी शक्ति को प्रसारित किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त का राज्य विस्तार और उनका दक्षिण के राज्यों के साथ मित्रता का संधि करना एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो आज भी गवर्नेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए प्रेरणा देती है। समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य, जो गुप्ता साम्राज्य को अपनी ऊंचाई पर ले गए। चंद्रगुप्त II के समय में साम्राज्य ने अपनी विजय यात्रा को और आगे बढ़ाया और ये उनके द्वारा किए गए शादी और समझौते के माध्यम से पॉसिबल हुआ। उन्होंने शाह के राज्यों पर जीत प्राप्त करके वेस्टर्न इंडिया को अपने कब्जे में किया और भारत के समुद्र तट पर अपना प्रभाव बनाया। इस तरह भारत के साम्राज्य व्यापार के लिए और ज्यादा खुल गया। चंद्रगुप्त II के समय को गुप्ता युग का शिखर कहा जाता है और उन्होंने अपने राज्य को शांति और समृद्धि के साथ संचालित किया। अब बात करते हैं गुप्ता साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की। गुप्ता काल में गवर्नेंस एक बैलेंस पर आधारित थी। एक तरफ तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस था जिसमें राजा का हाथ में मुख्य शक्ति थी, पर साथ ही लोकल ऑटोनॉमी का भी स्पेस था। छोटे राज्यों और गांवों को अपने कुछ डिसीजन लेने का अधिकार दिया गया था, जिससे एक तरह का बैलेंस बना रहे।
ये सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का कॉम्बिनेशन उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा। गुप्ता रूलर्स की राजनीतिक चतुराई के कारण राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही, जिसमें ऐसे राजनायक और शासन तंत्र का निर्माण किया गया जिससे लोगों को एक सुरक्षित और समृद्ध समाज मिल सके। गुप्ता शासन में एडमिनिस्ट्रेशन काफी सुदृढ़ और प्रभावी था। विभिन्न प्रदेशों को छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांट दिया गया था और उनके प्रशासक को उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ये व्यवस्था आज के मॉडर्न गवर्नेंस के फेडरल स्ट्रक्चर से मिलती जुलती लगती है। आप गुप्ता रूलर्स के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी समझ सकते हैं, जो उनकी शक्ति का एक और बड़ा कारण था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राज्यों के साथ युद्ध नहीं किया, बल्कि उनके राजाओं को मित्र बनाकर उनका सम्मान रखा। ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी थी जिससे राजनीतिक संबंध मजबूत बने रहे और साम्राज्य का विस्तार में कोई रुकावट न आए। गुप्ता रूलर्स के समय में मिलिट्री स्ट्रेटजीज भी बहुत ही प्रभावी थी। उन्होंने अपने विजय के लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का सहारा लिया, पर उस मिलिट्री का उपयोग उन्होंने सही समय पर और सही तरीके से किया। युद्ध करने से ज्यादा उन्होंने अपने ओपोनेंट्स के साथ समझौता करना पसंद किया, जो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था। आज के समय में भी हम गुप्ता युग से सीख सकते हैं कि किस तरह शांति और समृद्धि को एक साथ रखा जा सकता है। जिस तरह गुप्ता साम्राज्य ने राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने आप को एक विकसित स्थान पर स्थापित किया, उसी तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। गुप्ता काल में कृषि यानी एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। भारत तब भी एक कृषि प्रधान देश था और इस समय भी कृषि देश की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। गुप्ता शासकों ने खेती को एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने किसानों को बेहतर जमीन और सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे खेती में उन्नति हुई। ये समय था जब लोगों ने पौधों के विविधता यानी क्रॉप डाइवर्सिटी को समझा। अलग अलग फसलें उगाई जाने लगी। सिंचाई यानी इरिगेशन के नए तरीके अपनाए गए, जिससे पानी का उपयोग अच्छे से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो। तालाबों और नहरों का निर्माण किया गया, जो खेती के लिए जीवन रेखा बन गए। ये सब कुछ होते हुए भी गुप्ता साम्राज्य का लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित था। राजा को फसल का एक निर्धारित हिस्सा दिया जाता था, जो प्रजा पर एक ज्यादा बोझ नहीं बनता था। जमीन के मालिक या किसान अपनी फसलों के अनुसार फसल उगाते थे और राजा को उसका हिस्सा दे देते थे। ये व्यवस्था राजा और प्रजा के बीच एक बैलेंस बनाए रखती थी और कृषि से प्राप्त होने वाले आय को व्यवस्थित रूप से राज्य की उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करते हैं गुप्ता साम्राज्य के व्यापार और व्यापारिक समृद्धि की। इस समय भारत के व्यापार ने न केवल अपने देश में बल्कि बाहर के देशों तक भी अपने पंख फैलाए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल की तटवर्तीय राज्यों से भारत का समुद्री व्यापार मशहूर था। गुप्ता युग के व्यापारियों ने अपने मैरीटाइम रूट्स का इस्तेमाल करके रोमन एम्पायर और साउथ ईस्ट एशिया के देशों तक अपने वस्त्रों का व्यापार किया। गुप्ता काल में सिल्क रोड भी एक प्रमुख रूट था, जिससे भारत, चाइना और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ा। अगर हम व्यापारी वस्तुओं की बात करें तो कपास यानी कॉटन और मसाला स्पाइसेस सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तुओं में थे। भारत अपने रेशमी यानी सिल्क और कॉटन के वस्त्रों के लिए मशहूर था। साथ ही मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची और हल्दी को भी बहुत उचित कीमतों पर रोमन एम्पायर और अन्य देशों में बेचा जाता था। ये एक समय था जब सोना यानी गोल्ड और अन्य कीमती धातु भी भारत में बाहर के देशों से आ रहे थे। व्यापार के माध्यम से भारत ने बहुत ज्यादा आर्थिक समृद्धि पाई और इस समय पूरा साम्राज्य एक आर्थिक आदर्श बन गया था। व्यापार ने न केवल धन को ही बढ़ाया बल्कि कल्चरल एक्सचेंजेस को भी बढ़ाया। जब व्यापारी अपने सामान को लेकर दूसरे देशों में गए तो उन्होंने वहां की संस्कृति को भी देखा और वापस लाए। इसी व्यापार के माध्यम से बहुत सी विचारधाराएं, कलाएं और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, जो गुप्ता साम्राज्य को सांस्कृतिक रूप से और भी समृद्ध बनाता गया। गुप्ता काल में शहरों का विकास भी एक अलग पहचान बना के आया। पाटलिपुत्र और उज्जैन जैसे शहर उस समय के प्रमुख शहरी केंद्र बन गए थे। ये शहर केवल राजनीतिक या व्यापारिक केंद्र ही नहीं थे, बल्कि ये कला और ज्ञान के केंद्र भी बन गए थे। इन शहरों में विशाल महल, मंदिर और शैक्षणिक संस्थान बने, जहां लोग न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनते थे बल्कि कला और शिक्षा का भी विकास करते थे। शहरों के विकास के साथ साथ शिल्पकला यानी हैंडीक्राफ्ट्स और सिक्के बनाने की कला यानी कॉइनेज सिस्टम भी विकसित हुआ।
गुप्ता काल के सिक्के अपनी शिल्प कला और सुंदरता के लिए मशहूर हैं। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे, जिन पर राजाओं की तस्वीर और उनके साम्राज्य का प्रतीक होता था। ये सिक्के न केवल व्यापार का माध्यम थे, बल्कि साम्राज्य के प्रतापी शासन का एक प्रतीक भी थे। गुप्ता साम्राज्य में क्राफ्ट्समैनशिप अपने शिखर पर थी। सोने चांदी के गहने, मूर्तियां, वस्त्र कलाएं और अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, जो देश और विदेश दोनों जगह बिकती थे। खास करके मूर्ति कलाकारी में गुप्ता समय को एक नई ऊंचाई मिली। स्टोन कार्विंग्स और मूर्तियां इतनी विकसित थी कि आज भी हमें उन्हें देखकर उस समय के कलाकारों की प्रतिभा का एहसास होता है। गुप्ता साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि इसलिए इतनी खास थी क्योंकि उन्होंने एक बैलेंस बनाए रखा, खेती से लेकर व्यापार तक, शहरों के विकास से लेकर शिल्प कला तक। गुप्ता काल में कला और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्रों में जो प्रगति हुई, उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। गुप्ता समय के टेम्पल्स और केव आर्किटेक्चर भारत की वास्तुकला का एक विशिष्ट उदाहरण है। गुप्ता शासक मंदिर निर्माण में अपने कलात्मक दृष्टि का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने मंदिरों को केवल पूजा के स्थल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें कला के प्रतीक के रूप में विकसित किया। दशावतार मंदिर, जो देवगढ़ यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका एक शानदार उदाहरण है। यह मंदिर विष्णु भगवान के दशावतार को समर्पित है और यह गुप्ता काल की नगर शैली, नॉर्दर्न स्टाइल का एक प्रमुख प्रतिनिधि है। इस मंदिर के भित्तियों पर की गई मूर्तियों और कार्विंग्स में उस समय की कला का विविध रूप दिखाई देता है। दशावतार मंदिर के अलावा आपको भीतरगांव टेम्पल भी देखने लायक लगेगा, जो पूरा मंदिर पकी हुई ईंटों से बना हुआ है। ये अपनी तरह का एक अनोखा मंदिर था। गुप्ता काल की ही एक और अनुपम कलात्मक उपलब्धि थी अजंता की गुफाएं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है और ये अपने विशिष्ट चित्रकारी और मूर्ति शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये एक बुद्धिस्ट विहार था जहां भिक्षु रहकर ध्यान और पूजा करते थे। इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों में गुप्ता समय की कलात्मक समृद्धि का प्रदर्शन होता है। चित्रों में कहानियां व्यक्त की गई हैं, जैसे जातक कथाएं, जो पिछले जन्मों में बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां थीं। गुप्ता समय में कला का यह प्रगतिशील रूप भारत के इतिहास में एक नए युग को जन्म देता है। गुप्ता काल में मूर्ति बनाने की कला भी अपने शिखर पर थी। सांची स्तूपा के कार्विंग्स और मूर्तियां, मथुरा और सारनाथ की मूर्ति शिल्प गुप्ता समय के कलात्मक अध्याय का प्रमुख केंद्र रहे। गुप्ता शिल्पकारों ने विष्णु, शिवा और बुद्ध की मूर्तियां बनाई, जो अपने सुंदरता और विविधता के लिए विख्यात है। यही नहीं, अगर गुप्ता काल को साहित्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा जाए तो भी ये बिल्कुल सही होगा। इस युग में साहित्य का जो विकास हुआ, उसने भारत को ज्ञान और विचार के क्षेत्र में समृद्ध बनाया। सबसे प्रमुख नाम जो हमेशा गुप्ता समय के साहित्य के साथ जुड़े रहे, वो हैं कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने कविता और नाटक के क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंश जैसे नाटक और कविताएं उनकी रचनाएं हैं, जो आज भी प्रमुख साहित्य रचनाओं में गिनी जाती है। कालिदास की रचनाएं न केवल सुंदर भाषा का प्रदर्शन करती हैं, बल्कि मानव अनुभवों की गहराई से चित्रण भी करती हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण, प्रेम और व्यक्तियों के मार्मिक अनुभवों को आप भरी भाव से महसूस कर सकते हैं। गुप्ता समय के एक अन्य महान विद्वान थे आर्यभट्ट, जो गणित यानी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के महान ज्ञानी थे। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टिया में गणित के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन किया, जैसे जीरो, शून्य का आविष्कार, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया के गणित के विकास पर पड़ा। आर्यभट्ट ने पाई का मान और ग्रहों की गतियों का सापेक्ष वर्णन दिया, जो आगे जाकर दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ। गुप्ता समय में शिक्षा के क्षेत्रों में भी विशेष प्रगति हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला जैसे शैक्षणिक केंद्रों का विकास हुआ। नालंदा एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गया था, जहां देश और विदेश से छात्र आकर धर्म, दर्शन, गणित और विद्या तथा अन्य क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करते थे। तक्षशिला, जो कि गुप्ता काल से पहले का है, लेकिन इस समय अपने शिक्षा के उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया था। गुप्ता साम्राज्य में धर्म और दर्शन का भी अद्भुत विकास देखा गया। गुप्ता शासक अपने आप को हिंदू धर्म के रखवाले मानते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी उतना ही सम्मान दिया। उनका शासन सभी धर्मों के प्रति संवेदनशील
और सार्वभौमिक था। गुप्ता शासकों का प्रमुख योगदान उनका हिंदू धर्म के प्रति रुचि और उनके मंदिर निर्माण में था। विष्णु, शिवा और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में किया। गुप्ता काल को वैष्णविज्म के विकास का समय भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में विष्णु और उनके अवतारों का मंदिर निर्माण और पूजा बढ़ी। दशावतार मंदिर विष्णु के अवतारों को समर्पित एक प्रमुख मंदिर था। साथ ही गुप्ता शासक बुद्ध धर्म के बड़े समर्थक थे। उन्होंने बोध गया में बुद्ध के मंदिरों का विकास किया और अजंता गुफाएं बुद्ध धर्म के समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन गई थी। यह एक समय था जब बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों एक साथ समृद्ध हो रहे थे। गुप्ता समय के दार्शनिक विचार भी अत्यंत प्रभावशाली थे। न्याय, वैशेषिका और वेदांता जैसे दर्शन शास्त्र इस समय अपने चरम बिंदु पर थे। न्याय और वैशेषिका विचारधाराओं का प्रभाव इस समय के दार्शनिक विचारों में स्पष्ट दिखाई देता है, जो तर्क और विज्ञान पर आधारित थे। वेदांता, जो केवल धार्मिक विचार तक सीमित नहीं था बल्कि जीवन के गहराइयों और उसके मूल तत्वों का ज्ञान देने वाला था, इस समय में एक प्रमुख विचारधारा बनी। गुप्ता काल में भगवद गीता और पुराणों का महत्व और अधिक बढ़ गया। गीता एक धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो इस युग में अधिक प्रसिद्ध हुई। पुराण भी इस समय लिखे गए या पुनः संग्रहित किए गए, जिनमें विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और अन्य पुराण सम्मिलित हैं। ये ग्रंथ गुप्ता समय की धार्मिक और दार्शनिक सोच को प्रतिनिधित्व करते हैं। गुप्ता काल के मंदिर और वास्तुकला आज के समय में भारत के अलग अलग प्रदेशों के मंदिरों के रूप में जीवित है। नगर शैली यानी नॉर्दर्न स्टाइल का जो प्रारंभ गुप्ता समय में हुआ, उसका प्रभाव आज के खजुराहो, कोणार्क और सोमनाथ जैसे मंदिरों में साफ दिखाई देता है। ये मंदिर अपने कलात्मक निर्माण और इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं और गुप्ता समय की कला एवं वास्तुकला के सिद्धांतों के अनुसरण करते हैं। दशावतार मंदिर, जिसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं, मॉडर्न भारत के मंदिर निर्माण को प्रभावित करता है, जहां आज भी विष्णु और उनके अवतारों का मंदिर बड़ी संख्या में मिलते हैं। जिस प्रकार गुप्ता साम्राज्य को भारत का गोल्डन एज कहा जाता है, वैसे ही इसका पतन भी एक प्रभावित करने वाला घटनाक्रम था। कई अंदरूनी और बाहरी समस्याओं के कारण एक समय का महान साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और अंततः बिखर गया। चलिए इस पतन के कारणों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि गुप्ता साम्राज्य के अंत क्यों और कैसे हुआ। चंद्रगुप्त II के समय में गुप्ता साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के चरम पर था, लेकिन उनके बाद के शासक उतनी शक्ति और कुशलता से राज करने में सफल नहीं रहे। चंद्रगुप्त II के बाद आने वाले शासकों में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे शासक थे, लेकिन वो अपने पूर्वजों की तरह साम्राज्य को मजबूती से नहीं चला सके। कुमारगुप्त के बाद शासक एक के बाद एक कमजोर होते गए। कमजोर नेतृत्व के कारण साम्राज्य में अंदरूनी विद्रोह और अशांति का माहौल पैदा हो गया। राज्यों के अंदर अंदरूनी राजनीतिक झगड़े, अधिकार का विवाद और राजनीतिक असमानता साम्राज्य को कमजोर करने लगी। राजवंश के अंदर उत्तराधिकारियों के बीच में संघर्ष और असमर्थ शासक भी गुप्ता साम्राज्य का पतन का एक मुख्य कारण बने। राज्य के विभिन्न हिस्से अपने अपने स्वतंत्र राज्य घोषित करने लगे, जिससे साम्राज्य बिखरने लगा। जब गुप्ता साम्राज्य अंदर से कमजोर हो रहा था, तब उसने अपने उत्तर पश्चिम से एक नई चुनौती का सामना किया, हुणों के आक्रमण ने गुप्ता साम्राज्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। हुण, जो एक प्राचीन वीर जाति थी, इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों पर बार बार हमले किए। स्कंदगुप्त ने इन हुणों का सामना किया और कुछ समय के लिए इन्हें रोका, लेकिन उनके बाद के शासक इन आक्रमणों को नहीं रोक पाए। हुणों के इन आक्रमण ने गुप्ता साम्राज्य को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। देश के विभिन्न हिस्से हुणों के कब्जे में चले गए और गुप्ता साम्राज्य का स्वरूप धीरे धीरे बिखर गया। उत्तर भारतीय राज्य गुप्ता साम्राज्य से अलग होने लगे और एक एक करके साम्राज्य बिखरने लगे। जब एक समय गुप्ता साम्राज्य अपने आर्थिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, वो पतन के समय इस साम्राज्य ने गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना किया। हुणों के आक्रमण, अंदरूनी विद्रोह और राज्य के विभिन्न हिस्सों का अलग होना, इन सभी ने साम्राज्य के कर, लगान, आर्थिक संरचना को कमजोर कर दिया। फसलों का गिरता उत्पादन और व्यापार में कमी ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को अलग होना और अपना अपना स्वतंत्र राज्य घोषित करना गुप्ता साम्राज्य के फ्रेगमेंटेशन का मुख्य कारण था।
धीरे धीरे ये साम्राज्य अपने अस्तित्व को समेट नहीं पाया और अलग अलग राज्यों में बंट गया। गुप्ता साम्राज्य के राजनीतिक विचार और आर्थिक व्यवस्था ने भारत के आने वाले युगों को प्रभावित किया। गुप्ता काल के शासन और प्रशासन के सिद्धांत आज भी राजनीतिक इतिहास में प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। व्यापार, कृषि और कर व्यवस्था में जो सिद्धांत गुप्ता समय में दिए गए, उन्होंने भारत के आने वाले युगों को प्रभावित किया। गुप्ता साम्राज्य का इतिहास भारत के इतिहास में एक चमकदार सितारा है। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का जो योगदान इस युग ने दिया, उसने भारत को एक ऐसा आधार दिया जो आज तक प्रभावित करता है। गुप्ता समय को हम इसीलिए भारत का गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि ये वो समय था जब भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा था। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जो और भी रोचक होगा। आगे बने रहिए और दुनिया के इतिहास को एक्सप्लोर करते रहिए। जय हिंद।